जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात होगी ईरान युद्ध की ही, आज भी बात होगी अमेरिका की ही, डोनाल्ड ट्रंप की ही और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। जो मैं नई जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं वो इजराइल से जुड़ी है। इजराइल शब्द जैसे ही आपकी जेहर में आता है तो आजकल आपको वही नजर आता होगा, वही समझ में आता होगा कि इजराइल और अमेरिका ने, यानी इजराइल के कहने पे, इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन ईरान जो पलटवार कर रहा है, जो भयानक वहाँ से जो हमला हो रहा है मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू, उससे इजराइल सकते में आ गया है। इजराइल की जो पहचान है पूरी दुनिया में वो यही है कि इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जब वो किसी से दुश्मनी करता है तो जड़ से उसे समाप्त कर देता है। हमास का गाजा पट्टी का युद्ध आपको पता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। जी हां, इजराइल ये युद्ध जीत नहीं रहा है। इजराइल एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिसका अंदाजा पहले बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं था, और इजराइल के इशारे पर जो युद्ध शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको भी नहीं था। उन दोनों ने पहले यही सोचा होगा, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी उसके अनुसार वो ईरान पर हमला कर देंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। उनकी जो प्लानिंग थी वो पहला दिन तो उन्हें सफलता उन्हें मिल गई थी। पहले दिन के हमले में ही, यानी 28 फरवरी को जो हमला ईरान पे किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा, उसमें उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को मार दिया था उनके ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ। लेकिन जो भयानक पलटवार ईरान करने लगा, आज 20 दिन से ज़्यादा हो गया है इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन ईरान कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। और आज की जो ताज़ा अपडेट है, आज की जानकारी है, वो यही है। ईरान ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है, और बात हमले की नहीं है, बात एक मिसाइल की नहीं है, बात यह है कि ईरान ने जो हमला किया है वो परमाणु प्लांट वाले शहर दिमोना पर कर दिया है, इजराइल में। जी हां, दिमोना एक ऐसा शहर है इजराइल का जहां पर उसका परमाणु प्लांट है, यानी कि एटॉमिक फैसिलिटी है, परमाणु बम बनाए जाते हैं। और ये जो हमला हुआ है उस शहर के बिल्कुल पास में हुआ है, यानी परमाणु प्लांट के बिल्कुल पास में हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इतने दिनों से जो युद्ध चल रहा था उसे आप कह सकते हैं उसमें एक नया मोड़ आ गया है। अगर यही मिसाइल्स, यही ड्रोन्स जो वहां से दागे गए थे इजराइल के ऊपर, अगर परमाणु प्लांट पे गिर जाते तो वहां जो तबाही मचती वो सदियों तक पूरी दुनिया याद रखती। तो आइए आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं दिमोना शहर के बारे में। दिमोना शहर एक छोटा सा शहर है इजराइल के रेगिस्तान में। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, और उसकी सुरक्षा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इजराइल का वहाँ पर परमाणु प्लांट है। जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ परमाणु बम बनाए जाते हैं, और इसीलिए रेगिस्तान के इस छोटे से शहर के लिए इजराइल ने सुरक्षा सबसे बड़ी कर रखी है। आपको ये पता है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। वहाँ पर आयरन डोम एक्टिव कर दिया जाता है जैसे ही कोई हमला होता है। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, जो 73वीं जो वेव ईरान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स का आया था, उसमें जो खास बात यही रही कि यहाँ पर इस शहर तक उसकी मिसाइलें पहुँचने लगी हैं। ये जो हमला हुआ था ईरान के ऊपर, वो 3 तरह की मिसाइलों से हुआ था। उसमें सबसे पहली जो मिसाइल का नाम आता है वो है फतह। फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, और उसके तर्कश का सबसे जो खतरनाक जो मिसाइल में एक है। यानी जब फतह को दागा जाता है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल है और अपनी स्पीड से जाकर उस टारगेट को बर्बाद करके ही मानता है। और उसके बाद कद्र और एमाद का नंबर आता है, यानी कि 3 तरह की मिसाइलों और बहुत सारे ड्रोन्स के साथ दिमोना पर हमला किया था इजराइल ने। और उसमें कद्र और एमाद नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। और ये जो मिसाइल्स फतह है, कद्र है और एमाद है, इनकी पहचान यही है कि हाई स्पीड में जा करके, और जो वॉरहेड इसमें लगा होता है वो वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को वो चकमा देते हैं और वहाँ पर बर्बादी कर देते हैं। और जिन शहरों पर ईरान ने 73वीं जो वेव में हमला किया था बहुत सारे मिसाइल्स के साथ, वो है बेरशेवा, इजराइल का सबसे बड़ा शहरों में से एक है, और यहाँ पर कई सैन्य ठिकाने हैं। मतलब कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इजराइल के अंदर, और यहाँ पर अगर ताबड़तोड़ ईरान के मिसाइल से अगर गिरेंगे, वहाँ पर अगर ड्रोन्स गिरेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम को अगर वो चकमा दे देते हैं तो जो तबाही होगी बहुत भयानक होगी। इसके बाद आता है नंबर इलात
लाल सागर के किनारे बसा इजराइल का एक ऐसा शहर है जो एक बंदरगाह का शहर है, और वहां पर भी हमला ईरान ने कर दिया इस बार। अराद और किरियात गत, ये दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, यहाँ पर सैन्य अड्डे हैं। यहाँ पर 73वीं जो वेव आई थी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, उनसे हमला हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी अड्डों पर भी ईरान ने इस बार हमला किया है। IRGC ने जो दावा किया है उसके अनुसार अगर बात करें, उसकी बातों को माने तो कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक साथ हमला किया ईरान ने। कुवैत के में भी किया, यानी कि जो कुवैत में जो अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है अली अल सलेम एयरबेस, वहां हमला हुआ है। इसके अलावा अल मिनहाद और अल दफरा UAE में जो अमेरिका के जो बेसेस हैं वहां पर यह हमला हुआ था। कहने का मतलब यह है कि ईरान की अगर बातों को माने, उनके दावों को माने, तो अब यहां इस जंग में अब समीकरण बदलने लगा है। जो हमला ईरान ने इस बार किया है वो पहले से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। ईरान ने तो ये भी दावा किया है इसमें 200 से ज़्यादा लोग या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि 50 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है। जब भी कोई युद्ध होता है तो बात सिर्फ मिलिट्री माइट की ही नहीं होती है। आप अपने मिसाइल से नहीं दागते हैं, ड्रोन से नहीं दागते हैं, आपको इंफॉर्मेशन वॉर भी चलाना होता है। ऐसे में किस देश में कितना नुकसान होता है इसका कोई सही आकलन नहीं होता है। लेकिन अगर ईरान के दावों की बात मान लें तो ईरान ने कहा है कि यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमला ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हुआ या अमेरिकी अड्डों पर हुआ जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में है, वो अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में से एक था। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की पहचान अब ये बन गई है कि वो हर दिन सवेरे सवेरे नींद से जागते हैं और कोई या तो फरमान जारी कर देते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे दुनिया सकते में आ जाती है। लगने लगता है कि ईरान का जो युद्ध है वो और लंबा खींचने वाला है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नया बयान जारी किया है वो क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और उन्होंने धमकी दी है ईरान को, और वो भी बड़े कड़े शब्दों में। तो आइए मैं पहले उसे पढ़कर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। इफ ईरान डज नॉट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज within 48 hours from the exact point in time, the US will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. यहां पर जो सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे, अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलोगे तो हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे, और जो पहला हमला होगा हमारा वो सबसे बड़े पावर प्लांट्स पे होगा। ईरान की पहचान एक और है। ईरान में पूरे ईरान के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों पर, वहां पर हजारों पावर प्लांट्स हैं, और ईरान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वहीं से पूरी संचालित होती है। और इसीलिए ये पता चल गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ईरान को घुटनों पर लाना है तो उसके पावर प्लांट्स को बर्बाद करना होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहे थे कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता हो गई है और कुछ कदम दूर रह गया है ईरान, इसीलिए उस पर हमला करना बहुत जरूरी है। जब आपने 28 फरवरी को यह सुना होगा कि अमेरिका ने हमला कर दिया है इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर, तो जो अमेरिका के जो बयान आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि उन्हें जानकारी मिल गई थी कि अब जो एनरिचमेंट यूरेनियम का ईरान कर रहा था उसमें 60% से ज्यादा उन्हें प्योरिटी मिल चुकी थी, यानी चंद कदमों की दूरी थी परमाणु बम और ईरान के बीच में। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौका ताड़ा और उसके बाद वहां पर हमला कर दिया। जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी वैसे तो देखने में पुख्ता थी, और वहां लग रहा था कि इस स्ट्रेटेजी में ईरान घुटनों पर आ जाएगा, और एक ही वार में, एक ही हमले में उन्होंने 28 फरवरी को सवेरे 8:15 बजे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई, वहां के रक्षा मंत्री, वहां IRGC के कमांडर इन चीफ और 40 से ज्यादा नेताओं और वहां कमांडर्स को एक ही झटके में मार दिया था। और उन्हें यही लगा था कि उनका काम अब खत्म हो गया है, ईरान अब उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, उनके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन उनका तो मकसद भी कुछ और था ना। वेनेजुएला में उन्होंने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया था, और उन्हें यह लगा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जैसे वो पकड़ करके अमेरिका ले आए थे वैसे ही वो अगर वो पकड़ लेंगे वहां खमनई को या मार देंगे तो ईरान उनके कब्जे में आ जाएगा। मकसद उनका साफ था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कच्चा तेल का जो भंडार था वो वेनेजुएला में था, वो उनके कब्जे में आ गया है। उसके बाद उनकी नज़र थी ईरान के तेल के कुओं पर। अगर दोनों उनके कब्जे में आ जाएगा तो दुनिया का 30%
जो ऑयल रिजर्व है, जो गैस का जो भंडार है, वो इन दो देशों में है। यानी कि दुनिया के 30% एनर्जी सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में होगी। और उसके बाद वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। ऑयल और गैस की जो सप्लाई चेन होगी उनके इशारे पर होगी, उसकी प्राइसिंग जो होगी उनके इशारे पर होगी। यानी वो दुनिया को भी घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा होने ही नहीं दिया। भाई साहब, ईरान ने तो ऐसा हमला किया, ऐसा पलटवार किया कि ना को चने चबा रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में वो फंस गए हैं, अब बाहर कैसे निकले। उन्हें 2025 का जून का महीना याद रहा होगा, जब ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया था अमेरिका की मदद के साथ। 12 दिनों का युद्ध हुआ था और उसके बाद बीच बचाव करके इस युद्ध को रोक दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक युद्ध नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल कन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और जिसका अंदाज़ा ईरान को पहले से ही था। इसीलिए सीनियर खमनेई अयतुल्ला खमनेई ने अपने जिंदा रहते हुए अपने वक्त में ही एक ऐसा वहाँ स्ट्रक्चर बना के रखा था, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के रख दी थी कि अगर लीडरशिप नहीं रहती है, नो कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो वहाँ IRGC के जो 31 जो ब्रिगेड्स हैं वो अपने अपने फैसले खुद लेंगे और पलटवार करेंगे। वही हुआ 28 फरवरी को। जो पलटवार ईरान करने लगा उसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की ही नहीं थी। एक ही साथ कई स्थानों से लगातार मिसाइल्स आने लगे, ड्रोन्स आने लगे और जो मिडिल ईस्ट में, जो दुनिया के बहुत सारे मिडिल ईस्ट में जो देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, वहां हमला होने लगा। और इन देशों को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगर ईरान के ऊपर हमला करते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो उनके देशों पे हमला होगा, वहां जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां हमला होगा। बयान डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इन स्थानों पर, इन देशों पर हमला करेगा, यानी मिडिल ईस्ट में उन खाड़ी के देशों पर हमला करेगा जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया है कि ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है, ईरान हार मानने वाला नहीं है। तो पहले उन्होंने कहा था कि परमाणु बम बनाया है, हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, लेकिन सच तो कुछ और था। परमाणु बम तो वहां बन ही नहीं रहा था। तो अब परमाणु ठिकानों पर हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यही है। ये जो नया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये जो नई धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसके पावर सेंटर्स पर हमला करेंगे, बर्बाद कर देंगे। मतलब साफ है कि वो ये मान रहे हैं कि वहां पर परमाणु ठिकानों पर हमला करने की जरूरत है ही नहीं। तुलसी गबार्ड ने यही लिखित बयान अमेरिका में दिया है कि 2025 में जो युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, उसी वक्त ईरान के जो परमाणु जो ठिकाने थे, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, जहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट चल रहा था, उसे तो बर्बाद कर दिया गया था। वहां तो परमाणु कार्यक्रम चल ही नहीं रहा था। तो इस हमले की ज़रूरत क्या थी? और डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान से यह साबित होता है कि अब वो कह रहे हैं कि वो उसके ऊर्जा के संयंत्रों पर जो वहाँ पर पावर जो सेंटर्स हैं, जो वहाँ पर पावर जनरेशन के पॉइंट हैं, वहाँ पर हमले करेंगे। मतलब परमाणु ठिकानों पर अब हमला करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं 22 देशों के उस संयुक्त बयान की जो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए वो अब आगे आए हैं। अब उन 22 देशों में कौन है वो मैं आपको बताता हूं। संयुक्त जो बयान आया है उसमें UAE, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लताविया, स्लोवालिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मतलब साफ है कि अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि अगर सब मिलकर एक साथ आगे नहीं आएंगे तो ईरान का युद्ध खत्म नहीं होगा। और अगर ईरान का युद्ध खत्म नहीं होगा तो उसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा, इजराइल पर ही नहीं पड़ रहा है। ईरान अकेले बर्बाद नहीं हो रहा है, मिडिल ईस्ट के वो खाड़ी के देश बर्बाद नहीं हो रहे हैं या उन पर हमले नहीं हो रहे हैं ईरान की तरफ से, बल्कि उसका असर जो पड़ेगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आपको पता है पूरी दुनिया में अब तेल और गैस की किल्लत हो गई है, कीमतें आसमान को छूने लगी है। लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं गैस के सिलेंडर्स के लिए। भारत में भी दिक्कत हो रही है, हालांकि भारत सरकार ने ऐसे अरेंजमेंट कर दिए हैं कि वहां पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लोगों को गैस की सिलेंडर्स मिल जाती है, अब ज़्यादा लंबी लाइनें भी नहीं लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर ये मुसीबत बड़ी
होती चली जा रही है। खाना बनाने के लिए उन्हें गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप्स पे उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, और उसका जो सीधा असर पड़ेगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमी पड़ेगा। इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाएगी, और कहा तो अब ये भी जाने लगा है कि अगर यह युद्ध थोड़ा और खिंच जाता है तो उससे रिसेशन आ जाएगा, दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी, और एक बार अगर दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई तो उसे उबरने में उससे सालों लग जाएगा, और उसका जो असर पड़ेगा आपकी जेब पर भी पड़ेगा, आपके घर पर भी पड़ेगा, आपकी किचन पर भी पड़ेगा। तो आइए अब आपको मैं वो स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो 22 देशों ने जो जारी किया है उसकी कुछ लाइनें आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं। वी कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट terms recent attacks by Iran on unarmed commercial vessels in the Gulf, attacks on civil infrastructure including oil and gas installations। कहानी यही निकलकर सामने आ रही है कि पूरी दुनिया को डर लगने लगा है कि जिस तरह से ऑयल स्ट्रक्चर पे, गैस के भंडार पर ईरान हमले करने लगा है, तो उससे जो दोनों तरफ से अब वार और पलटवार होगा, उससे बर्बादी कहाँ होगी? दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज पर होगी, ऑयल के भंडार पर होगी, गैस के भंडार पर होगी, और वो पूरी दुनिया को आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यही वो कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं ईरान के उन हमलों की जो गैस और ऑयल के भंडार पे, एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर जो हमले कर रहा है। वी एक्सप्रेस डीप कंसर्न्स अबाउट एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे हैं कि जिस तरह से ये युद्ध खिंचता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे ये जो युद्ध है उसकी जो भौगोलिक जो स्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर अब ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। हम उसे कंडेम करते हैं और हम डीपली कंसर्न हैं। वी कॉल ऑन ईरान टू सीज इमीडिएटली इट्स थ्रेट्स, लेइंग ऑफ माइन्स, drones, missile attacks and other attempts to block the strait to commercial shipping and to comply with United Nations Security Council Resolution 2817। बात यहाँ पर निकल के हॉर्मुज स्ट्रेट की आ रही है। पूरी दुनिया चिंतित पहले से थी, और ये जो 22 देशों ने जो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला है, जो बयान दिया है, वो यही कह रहा है कि हम ईरान से ये गुहार लगा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी आप इस युद्ध को रोक दें, बातचीत के टेबल पर आ जाएं, और डोनाल्ड ट्रंप से और बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके इस युद्ध को रोक दें, और आप एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उससे आप हमला उस पर ना करें। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से शिपिंग होती है ऑयल एंड गैस की, रोज़मर्रा की चीज़ों की, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, उससे आप खोल दें। आपको ये पहले से ही पता है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पे बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, और वहाँ से कोई भी जहाज, कोई भी ऑयल टैंकर, गैस का टैंकर तभी वहाँ से पास होता है जब ईरान परमिशन देता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के कई जहाज वहाँ से गुजर चुके हैं, भारत आ चुके हैं ऑयल और गैस लेकर के, लेकिन उन पर तिरंगा लगा होता है, और ईरान ने कह रखा है कि वह भारत के लोगों को बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहता है, इसलिए जो तिरंगा लगा हुआ जो जहाज हुआ उधर से गुजरेगा, हम उसे जाने देंगे। और भी जानकारी निकल कर आई थी कि ईरान ने उन देशों के भी जहाज़ों को निकलने की परमिशन दे दी है जो ईरान से बातचीत करके वहाँ से निकल रहे हैं। बात तो ये भी आई है कि ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। अगर आप ईरान के साथ डील करते हैं, किसी भी तरह का समझौता करते हैं, तो आपके देश का टैंकर है वो वहाँ से गुजर सकता है, या आप वहाँ पर पैसे देते हैं। कहा जाता है कि 18 करोड़ US डॉलर लेता है ईरान वहाँ से एक टैंकर के गुजरने का। तो अब अरेंजमेंट ऐसा भी किया जा रहा है कि अगर आप पैसे देते हैं ईरान को, तो आपको वहाँ से अपने जहाज को वो निकलने गुजरने देगा। लेकिन बात इन चीज़ों की नहीं है, बात एक बड़े लेवल पे अब सोची जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ईरान ऐसे ही हट करता रहेगा तो आने वाले वक्त में दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, इकॉनमी मंदी में चली जाएगी। लेकिन बात यहाँ ईरान के हट की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए उस फैसले की जो डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया था 28 फरवरी को और हमला कर दिया था। वो महीनों से धमकी दे रहे थे अयतुल्ला खमनेई को, और कह रहे थे कि आपके शहरों में आप ही की जनता आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आप उन पर गोलियां चला रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह तो वो यही रहे थे, ईरान की जनता को भी उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद को तैयार हैं, हम आने वाले हैं। और एक दिन जब उन्होंने हमला कर दिया और जब अयतुल्ला खमनेई को पूरी सरकार के साथ मार दिया था, तो ईरान की वही जनता उनके लिए विलाप कर रही थी, रो रही थी। उनका ये कहना था कि हम इंटरनल अफेयर्स में किसी दूसरे देश का कि
हम उसमें नहीं चाहते हैं कोई भी दूसरा देश यहाँ पर दखल दे, और आपने हमारी सरकार को मार दिया, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे अयतुल्ला खमनई की रजीम के खिलाफ वहाँ लाखों लोग सड़क पर आकर के वहाँ पर प्रदर्शन करते थे, वैसे ही लाखों लोग सड़क पर आए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो हमला आपने किया है बिल्कुल गलत किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो युद्ध अब चल रहा है ये पहले से ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब तो जानकारी यहाँ तक निकल कर आ रही है कि ईरान इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल चलाने लगा है। 4000 किलोमीटर तक वो मार करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं हो रहा था। जानकारी पहले यही आ रही थी कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक ही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो हमले ईरान ने करके दिखाया है, उसमें अब वो ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डों तक पहुंच गया है, जो 4000 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ है, ये दिखा रहा है ईरान कि हमारे पास अभी अगर हम इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल चलाकर आपको दिखा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाएंगे। यहीं पर गच्चा खा गए थे डोनाल्ड ट्रंप। यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई थी। उन्हें यह पता था कि ईरान के पास तो ड्रोन है चलाने के लिए और शॉर्ट रेंज के मिसाइल से, यानी कि वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मार नहीं कर सकता है। लेकिन जो अभी हमला ईरान ने किया है वो यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच गया है। और हालांकि यूरोप का दावा है, उन देशों का दावा है कि जो हमले इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान कर रहा है उसे वो हवा में न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। ईरान का जो हमला है वो ज़्यादा अब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से शुरू हो गया है। इसके पहले भी आपको जानकारी एक मिली होगी कि वाशिंगटन में एक सैन्य अड्डे के ऊपर कई ड्रोन्स मंडराते हुए देखे गए थे और वहाँ पर हड़कंप मच गया था। हड़कंप मचने का कारण ये भी था कि जिन जगहों पर, जिन सैन्य अड्डे के ऊपर वहाँ पर वो ड्रोन्स मंडरा रहे थे हवा में, वहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री रहते थे। और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ ऐसा हड़कंप मचा और उसके बाद हाई लेवल की सिक्योरिटी वहाँ पर अरेंजमेंट की गई और ध्यान रखा जाने लगा कि कहीं ये जो ड्रोन्स थे वो ईरान की तरफ से तो नहीं थे। इसीलिए जो चिंता की जो लकीर है डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पहले से ज़्यादा गहरी होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू की एक तरफ पूरी दुनिया परेशान हो रही है कि अगर यह युद्ध चलता रहेगा तो ये इजराइल का जो युद्ध अमेरिका ने इजराइल के इशारे पर ईरान पर थोपी, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।